ओके, मैकेनिक्स और मटेरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। बेंडिंग इक्वेशन m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, है ना। ये नोटेशन तो आपको पता है। m बेंडिंग मोमेंट था, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा इज अ बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। उसके बाद ई क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस है, और आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपके पास वाई क्या था, डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए वाई जो होगा ये आउटर फाइबर, ये आउटर फाइबर है आपका, आउटर मोस्ट फाइबर है ना टॉप में, ये भी आउटर मोस्ट फाइबर बॉटम में है। तो ये जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस है। अब कोई और डिस्टेंस भी हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है आपको सिग्मा सी के बजाय पूछ दे कि यहाँ पे आपको स्ट्रेस निकालना है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो सपोज करिए कि आपके पास ये y है, ये आपकी y1 है ना। तो y पे आपका सिग्मा सी है, तो y1 पे कितना होगा, तो उसको किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे कि सिग्मा बाय वाई इक्वल टू m बाय आई इक्वल टू सिग्मा 1 बाई y1। ओके, इस प्रोपोर्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि सिग्मा 1 बाई y1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, सिग्मा 1 निकालोगे तो सिग्मा आपको पहले से निकला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा y1। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। दैट इज आपको कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, आप लोग का स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, ये डायग्राम ऑलरेडी डिराइव हो चुका है। इसी को हमने डिराइव किया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, क्योंकि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस कंडीशन में जो बेंडिंग होता है वो सैगिंग होता है ना। जो टॉप मोस्ट फाइबर होता है, जो अपर टॉप मोस्ट फाइबर होता है, उसमें कंप्रेशन होता है, और लोअर मोस्ट फाइबर में टेंशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो फाइबर है आपका एलोंगेट हो रहा है, ओके, इसके कंपेयर में, और ये जो फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके कंपेयर में। ओके, तो इसीलिए इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें टेंशन होगा, नीचे वाले में टेंशन होगा। अब देखिए, अगर कैंटिलीवर का केस होगा तो कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, ये जो अपर फाइबर है, अगर मान लीजिए इसको आपने यहाँ पे बनाई ए, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये ए सेक्शन है, हमने कट करके यहाँ पे बनाया। तो इस कंडीशन में जो इसका बेंडिंग होता है वो हॉगिंग होता है ना। दैट इज कुछ इस शेप में होगा, दैट इज आप देखोगे तो कुछ इस शेप में होगा कि ऐसे इसका बेंडिंग होगा। तो आप देख रहे हो कि नीचे के पोर्शन जो है उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, अपर के पोर्शन में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, जहाँ पे नाइदर टेंशन और नाइदर कंप्रेशन, तो उसके ऊपर क्या होगा, टेंशन। ओके, और इसके नीचे वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। ओके, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी जो बीम दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ नी एंड स्टिफनेस, ओके, ऑफ अ स्क्वायर बीम व्हेन placed horizontally and vertically sides to the same beam placed with horizontal and the
वर्टिकल डायगोनल्स। ओके, दैट इज आपके पास जो ये कंडीशन लिखी हुई है, जो थ्योरी लिखी हुई है, इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो स्क्वायर सेक्शन है, तो ये एक स्क्वायर सेक्शन आपका इस तरह से रखा हुआ है, मान लीजिए इसको फर्स्ट है ना, और दूसरी जो स्क्वायर सेक्शन है वो आपकी इस तरह से रखी हुई है ना, और डायमेंशन और कुछ दिया नहीं है, तो आपका डायमेंशन क्या होगा, सेम बीम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डायमेंशन भी सेम होगा। तो अगर सपोज करिए ये ए है और ये भी ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए एंड ए। ओके, तो अब इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है कि स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के आपको स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो इस केस में आप देखोगे कि अभी डेरिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ जो होता है, हम लोग स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं किससे, स्ट्रेस से। ओके, स्ट्रेस से, और स्टिफनेस को डिफाइन करते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन से। ओके, कि अगर कोई भी बीम ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, ज़्यादा अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो लेस स्टिफ है, और अगर कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रही है तो हम बोलेंगे उसे कि मोर स्टिफ है। ओके, अब स्ट्रेंथ के केस में क्या होगा, स्ट्रेस, अगर कोई भी बीम ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर लेगा तो हम बोलेंगे हायर स्ट्रेंथ है, और लो स्ट्रेस को बियर कर लेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लोअर स्ट्रेंथ है। और हमें पता है कि m जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड, वेयर जेड इक्वल टू आई बाई वाई, और ये क्या है आपका सेक्शन मॉडुलस है ना। तो ये फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट m को ही हम लोग स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं, बिकॉज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ओके, तो स्ट्रेंथ m से ही डिनोट करते हैं हम लोग। अब m इज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, z भी हो जाएगा अगर स्ट्रेस दोनों में सेम ले ले। तो कुछ पैरामीटर होता है, किसी किसी को सेम करके, कुछ पैरामीटर को कांस्टेंट करके, और हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए m जो होगा आपका, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो अब आप क्या करोगे, अगर z की वैल्यू, अगर मान लीजिए Z1 की वैल्यू ज़्यादा है Z2 से, तो आप क्या कहोगे, जो 1 जो है वो मोर स्ट्रेंथ देन, सॉरी, हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन 2, है ना। ये एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि अगर Z1 ग्रेटर देन Z2 होगा तो क्या होगा, M1 ग्रेटर देन M2 होगा। ओके, तो इस कंडीशन, देखिए दोनों का कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है कि अब Z निकालना है, तो Z इक्वल टू क्या है आपका, I बाई वाई। तो आप क्या करो, पहले तो आप फर्स्ट वाले का I1 निकालो, सेकेंड वाले का I1 निकाल लो। ओके, तो फर्स्ट वाले का I1 क्या होगा, सिंपल सा स्क्वायर सेक्शन है आपका, तो स्क्वायर सेक्शन का क्या होगा, a पे पावर 4/12। ओके, यहाँ पे आप y निकालोगे तो एक्सट्रीम फाइबर का क्या होगा, a/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 a/2। तो हेंस यहाँ पे Z1 निकालोगे आप तो क्या होगा, I1 बाई y1, और ये आपका a4/12 और a/2। ओके, तो ये सॉल्व होगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका a³/6। ओके, तो आपका फर्स्ट केस में तो आपका जब स्क्वायर सेक्शन आपने एज्यूम किया, जब हॉरिजॉन्टली इसको प्लेस्ड किया, तो ये कितना आया, a³/6 Z1 का वैल्यू। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे डायगोनली प्लेस्ड करते हैं। तो डायगोनली जब प्लेस्ड करोगे आप, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, यही आपकी इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे हमें आई का वैल्यू निकालना है, तो 2-3 तरीका है इसको यहाँ पे आई का वैल्यू निकालने का। तो मैं एक मेथड है उसको सॉल्व कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होती है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है, ये है आपका, मान लीजिए ए बी, और ये आपके पास है एच मान लो इसको, एच और इसको बी। तो आई वी का वैल्यू क्या होता है, जो आई ए बी का वैल्यू क्या होता है, आई ए बी का वैल्यू दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका,
ये होता है आपका BHQ डिवाइड बाई 12। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बेस का पता है कि बेस का जो बेस के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया है ना। तो क्या होगा इसकी अगर हम इसको इसके CG कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। अब सबसे पहले तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये आपकी A है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A√2। ओके, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी A√2। ओके, पाइथागोरस लगा सकते हो, इसे भी डायगोनल आप निकाल सकते हो स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ से आप अगर y का वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगा, y का वैल्यू आपका A√2/2। ओके, दैट इज y2 इक्वल टू आ गया आपका A√2/2। अब आपको चाहिए I2। तो I2 क्या होगा, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस नीचे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2 टाइम्स कर सकते हो आप। अब ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपके इसके अबाउट आया हुआ है ना, ये वाले पार्ट के अबाउट आया हुआ है ना। वही ये फार्मूला है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, इसी के अबाउट है आया हुआ है BHQ/12। तो आप यहाँ पे क्या करो, A√2 B हो गया, H क्या हो जाएगा A√2/2 का क्यूब बाई 12। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आपका हो गया 1/6 है ना, ये इधर आ गया 1/6 हो गया, और ये है आपका A√2 इंटू A इंटू 2√2 और डिवाइड बाई 8। ओके, तो ये 2 हो गया ये, और ये 2 4 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो ये कितना हो गया 1/12 A पे पावर 4। ओके, तो ये आपका आ गया A पे पावर 4/12। दैट इज जो स्क्वायर सेक्शन होता है अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड करते हो और उसी के डायमेंशन का अगर डायगोनली प्लेस्ड करते हो तो दोनों का आई जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, A4/12 अगर A डायमेंशन है तो A4/12 होता है। ओके, बट आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अब y2 इक्वल टू ऊपर आया हुआ है, कितना आया था A√2/2। ओके, तो यहाँ से आप Z2 निकाल सकते हो। तो Z2 क्या होगा I2/y2। तो I2 का वैल्यू है आपका A4/12 डिवाइड बाई A√2/2, ये तो आपका 6 हो गया। तो ये बच गया आपका AQ/6। ओके, और 1/√2। AQ/6 पहले से है, किसकी है Z1 इंटू 1/√2। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि आपकी जो Z1 की वैल्यू है वो कितना है, √2 टाइम्स Z2 है। दैट इज Z1 का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन Z2 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन जो है आपका, फर्स्ट जो सेक्शन है हैविंग मोर स्ट्रेंथ देन सेकेंड। ओके, अब आपने स्ट्रेंथ को तो आपने दिखा लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ को हम लोग स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं जेड से। ओके, जेड से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब स्टिफनेस की बारी है। तो स्टिफनेस देखिए, स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस आपका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, एक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं इसको, तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस भी बोलते हैं इसको। तो EI से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोनों का जो फर्स्ट सेक्शन है उसका I1 भी आपका कितना है A4/12, सेकेंड सेक्शन का भी कितना है A4/12। मटेरियल आपका सेम है तो E यंग्स मॉडुलस सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ बोथ केस, स्टिफनेस इन बोथ केस इज सेम। ओके, तो आपका स्टिफनेस क्या होगा, सेम होगा दोनों केस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि अ वायर ऑफ डाया स्मॉल d is wound round a cylinder of diameter कैपिटल D। फर्स्ट इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन दी बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, तो फर्स्ट आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि प्रोड्यूस्ड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, है ना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम रेडियस टू विच a 1 centimeter dia circular rod of high tensile steel can be bent without undergoing परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद थर्ड इसी में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट, है ना। उसके बाद कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे आपका यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यील्ड स्ट्रेस कितनी है। यील्ड स्ट्रेस दी हुई है 17,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई का वैल्यू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि एक और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रिपीट करना है कैलकुलेशन को, रिपीट एबव कैलकुलेशन फॉर 1 mm डाया वायर। ओके, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये बी और सी का जो आंसर आएगा, ए का तो आपका रिलेशन पूछ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस का आपका रिलेशन आएगा। ओके, और बी और सी में क्या कह रहा है कि आपको मिनिमम रेडियस फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर डाया वायर के लिए, और सी में पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट 1 सेंटीमीटर डाया वायर के लिए। बट आपको क्या करना है, ये दोनों फाइंड होने के बाद आपको डी में रिपीट करना है, फिर से आपको कैपिटल आर और मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है फॉर 1 mm डाया वायर के लिए। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि किस तरह से वायर जो होगा वो सिलेंडर के चारों ओर क्या होगा, बाउंड होगा। देखिए ये बाउंड कैसे हो रहा है, सपोज करिए कि आपका जो सिलेंडर है और इसमें ये वायर है, ये कुछ इस तरह से आपका चारों बगल से लपेटा हुआ है। तो जब हम लपेटेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, बेंडिंग आएगा, क्योंकि ये कर्व का शेप दे रहा है ना। तो ये जो आपका वायर है, ये एक कंडीशन अगर आप देखो तो सपोज करो ये है आपका स्मॉल डी, है ना। तो ये स्मॉल डी है, इसको मान लो कैपिटल डी। ओके, तो अब हमारा जो वायर है वो इस सिलेंडर के चारों बगल क्या हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, यानी राउंड कर रहा है। तो आपका जो दैट इज आपका जो वायर होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा किसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से देखिए, इसको देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा कि आपका ये वायर जो है ये डिफ्लेक्ट होगा, ये होगा स्मॉल डी होगा, और इसमें एक न्यूट्रल एक्सिस होगा,
ऐसे समझ लो कि इसको हमने जूम करा हुआ है, जूम करके यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। अब इसकी क्या होगी, सेंटर होगी। तो ये जो सेंटर है आपका, ये है आपका इसी का सेंटर है ना, क्योंकि इसी के चारों बगल क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, इसके चारों बगल इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर ये हो जाएगा, ये पूरा कैपिटल आर हो जाएगा। ये आपकी स्मॉल डी है ना, और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल D/2। ओके, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको निकालना है कि सिग्मा। ओके, तो सिग्मा मैक्स फाइंड करना है। तो सिग्मा मैक्स क्या होगा, E/R इंटू वाई। ओके, तो E/R तो आपको पता है नहीं, E का वैल्यू पता है, बट अभी हम रखेंगे नहीं क्योंकि R का वैल्यू पता नहीं है। पहले R फाइंड करेंगे फिर सिग्मा निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे Y का वैल्यू क्या होगा आपका, Y का वैल्यू स्मॉल D/2 ना कि कैपिटल D/2। ओके, क्योंकि ये स्मॉल D/2 है, ये वायर है आपका। ओके, ये वायर है और ये आपकी सिलेंडर है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग समझ लोगे तो जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल D/2 है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा E इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। ओके, तो सिग्मा मैक्स का जो वैल्यू है वो आ गया आपका, ये फर्स्ट कंडीशन आपका सॉल्व हो गया। अब B देखिए, इसमें B रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो यहाँ से आप फार्मूला यूज करो कि आपका D इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर। ओके, 0.5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद आपका सिग्मा इल्ड का वैल्यू दिया हुआ है कि 17,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, जितने भी वैल्यू है उसको पुट कर दो। तो ये कितना होगा, और E का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 × 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17,000, सिग्मा मैक्स की जगह इल्ड रख दो, इल्ड स्ट्रेस रख दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻6। ओके, और यहाँ पे आप D/2 नहीं लिखो क्योंकि R है, R पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये आप स्मॉल d का वैल्यू रख दोगे कितना 1 सेंटीमीटर है ना। तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डायरेक्ट आप रख सकते हो, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो स्मॉल d का वैल्यू क्या रखोगे 1 सेंटीमीटर। ओके, और कैपिटल D का वैल्यू 2R है ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो R का वैल्यू आएगा आपका 58.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी में थर्ड पार्ट जो है, जो थर्ड है दैट इज C है। C में आपको कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या करोगे, डायरेक्ट आप सिग्मा इंटू जेड कर लो। ओके, तो सिग्मा आपका पता है कि सिग्मा इल्ड हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिग्मा इल्ड दी हुई है, तो सिग्मा इल्ड इंटू जेड, तो ये आपका कितना होगा 17,000, और इंटू जेड क्या होगा, जेड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना π/32 और d पे पावर क्यूब है ना। यहाँ पे स्मॉल d हो जाएगा, तो ये आपकी होगी π/32 और इंटू ये जेड है आपका। अगर d स्मॉल d इसका डाया है, स्मॉल d है ना, ये रॉड है आपका, और इस रॉड का डाया अगर स्मॉल d है तो उसकी सेक्शन मॉडुलस कितनी होगी π/32 d³। ओके, तो ये आपकी हो गई 1 का क्यूब है ना। आप यूनिट पे ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट पे ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत गड़बड़ होगी यहाँ पे। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया सॉल्व करने के बाद 17.7 kg मीटर। ओके, यहाँ पे मैंने मीटर लिखी है, इधर आपका सेंटीमीटर में है, तो आप लोग चेंज कर लियो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब डी में कह रहा है कि आपको R चाहिए और फिर से आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए। उस समय में, इस समय क्या है आपका D इक्वल टू 1 mm कर दिया है ना। तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, इसको डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हो, या आप यहाँ से आप निकाल सकते हो कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है। ओके, और z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dq लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि z इक्वल टू π/32
32 और d पे पावर q, तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d q। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, आपको चाहिए m1 m2 है ना, तो m1 बाई m2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, d1 बाई d2 का क्यूब। तो यहाँ से आप क्या करोगे, m2 निकाल लोगे, m2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू d2 बाई d1 का क्यूब है ना। तो ये आपका सॉल्व हो क्या आएगा, m1 ऊपर से निकल चुका है, तो ये आपका 16.7 इंटू 0.1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का क्यूब, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यह 1.67 kg सेंटीमीटर। तो ये तो आपका m हो गया। और आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस क्या होगा, डायरेक्ट लगा दीजिए YE बाई सिग्मा यील्ड। ओके, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा आपका 1/2 mm इंटू 2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 17,000। ये mm में मैंने लिखी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी सेंटीमीटर में इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थी आपकी जो इस तरह से सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास इसमें कह रहा है कि अ टिम्बर जस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर डीप इज simply supported over a span of 4 meter and carries a UDL of 1 ton per meter run. Calculate the स्किन स्ट्रेस को भी बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, यानी उसका साइनोनिमस नेम है, एट द सेंटर ऑफ द बीम। ओके, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।